कि फ्रेंड्स आप जानते हैं हमारा जो भाग 5 शुरू हो चुका है संघीय कार्यपालिका। अब संघीय कार्यपालिका में क्या आता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संघीय मंत्री परिषद। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दो तरीके से देख सकते हैं हम। संघीय कार्यपालिका को संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार दो तरीके से। ओके, संसदीय सरकार में होता क्या है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक जो प्रमुख होता है वो मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद में भी कौन? प्रधानमंत्री। संसदीय सरकार में होता क्या है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक जो है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि मंत्री परिषद। और अध्यक्षात्मक सरकार में क्या होता है, जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों एवं कार्यों के बारे में विधायिका से स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि अमेरिका में है। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि जो संघीय कार्यपालिका होती है ये दो तरीके की होती है। और किस तरीके की? ये लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली पर आधारित होती है दो तरीके से। एक तो संसदीय सरकार होगी, एक अध्यक्षात्मक सरकार होगी। अब हमें देखना है कि हमारे देश में कौन सी है। हमारे देश में संसदीय सरकार है, मतलब राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक मतलब एक नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री यानी कि मंत्री परिषद होती है। और अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों एवं कार्यों के बारे में विधायिका से स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि अमेरिका में। मैं कह सकता हूं कि अमेरिका में जो है वो अध्यक्षात्मक सरकार है, और जबकि भारत में जो है वो संसदीय सरकार है। अब आपने देखा होगा कि इसमें राष्ट्रपति का यूज किया गया है दोनों ही जगह। अब हम इसे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे पूरी तरह से, कोई किस आर्टिकल में किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में क्या कहा गया है, उसकी योग्यता क्या है, दशा क्या है, शपथ क्या है, महाभियोग कैसे चलाया जा सकता है, तो हम राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। ओके, तो ये जो राष्ट्रपति का जो पद है ये आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक आता है। आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक। तो मैंने लाइन से एक ट्रिक बनाई हुई थी, पकानी कोका दियो दशम। पकानी कोका दियो दशम, पकानी कोका दियो दशम मतलब पा राष्ट्रपति का पद, का यानी कार्यपालिका का प्रधान होता है, नी यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, कोका मतलब को यानी कोटा, और का यानी कार्यकाल, दुयो यानी दू मतलब दोबारा निर्वाचन, और यो यानी कि योग्यता, दशम दा यानी कि दशा, शाह यानी कि शपथ, और माँ यानी कि महाभियोग। एक से लिख के 51, 52, 53 ये सब आर्टिकल है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61। हम देखें तो ये सारे आर्टिकल आपको 52 से लेकर 61 तक खाली एक ट्रिक में पकानी कोका दियो दिशम लिखकर पूरे याद हो सकते हैं बहुत आसानी के साथ। कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे चीजें दी हुई है इसके अंदर, राष्ट्रपति के अंदर। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे हम, तो अब एकदम डिटेल से पढ़ते हैं। आर्टिकल 52 क्या था? पद, राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 52 में क्या लिखा हुआ था? राष्ट्रपति का पद। तो राष्ट्रपति भारत का औपचारिक प्रमुख होता है। ये पद ब्रिटेन से लिया गया है। ये पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और राष्ट्रपति होता क्या है? औपचारिक प्रमुख मतलब नाम मात्र का प्रमुख, जबकि वास्तविक कौन? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री भी मतलब मंत्री परिषद। अब अनुच्छेद 53, 52 पढ़ लिया हमने। 53 में क्या था? 53 था पा का नी कोका दियो दशम के हिसाब से देखते हैं हम लाइन से। 53 था का यानी कार्यपालिका का प्रधान। अब इसके बारे में देख लेते हैं। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे, लेकिन वास्तविक कौन होगा? प्रधानमंत्री, जैसा कि मैं ऊपर ही पहले ही बता चुका हूं। ओके, अब अगला देख लेते हैं। आर्टिकल 54, 54 के रान नी यानी कि निर्वाचन। 54 के रान नी यानी कि निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब इसे देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। मैं आपको सब बताऊंगा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति होती क्या है, अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है, ये सब बताऊंगा। अनुपातिक पद्धति क्या होती है, एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है। मैं इसे आर्टिकल को दोबारा पढ़ता हूं।
राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति, ये दो अलग अलग हो गई, एक अलग अलग हो गई। एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। अप्रत्यक्ष रूप भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं बताता हूं कि अनुपातिक पद्धति क्या होती है। अनुपातिक पद्धति में चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता मतलब क्रम से वोट दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक को वोट देके आ गए। आप जैसे कि 4 लोग हैं, आपसे कह दिया जाए कि पहले पर किसे रखोगे, दूसरे पर किसे रखोगे, तीसरे पे, चौथे पे किसे रखोगे, तो आप पहले पर किसी को रख दो, दूसरे पर किसी को रख दो, तीसरे को किसी पर रख दो, चौथे पे किसी को रख दो। मतलब आपको वोट सभी को करना है, लेकिन नंबर के हिसाब से, वरीयता के क्रम में। ओके, अब देखते हैं एकल संक्रमणीय क्या होता है। इसके द्वारा क्या होता है, जिस व्यक्ति को सबसे कम वोट मिलते हैं, जिसे सबसे कम वोट मिले, उस व्यक्ति के वोटों को लेकर जिसे सबसे ज्यादा मतलब जो जीता उसके वोटों में जोड़ दिया जाता है, जिससे कि वोट ज्यादा लगे। यही एकल संक्रमणीय विधि कहलाती है। जैसे कि माना कोई राष्ट्रपति है, उसे 400 वोट मिले और जिसे सबसे कम वोट मिले उसे खाली 200 वोट मिले, सबसे कम वाले को। और जबकि जो राष्ट्रपति बन रहा है, जो जीता है, उसे 400 मिले, तो होगा क्या, एकल संक्रमणीय विधि में उसके जो 200 वोट होंगे ना 400 वालों में जोड़ के उसे 600 दिखा दिया जाएगा कि इसे 600 वोट मिले। ओके, तो मैंने आपको अनुपातिक पद्धति बता दी, एकल संक्रमणीय बता दी। अब होता क्या है कि ये गणना जो है कई चरणों में चढ़ती है। कितने? कई चरणों में। प्रथम चरण की गणना होती है। पहले जितने भी लोग हैं पहली वरीयता के क्रम से सूची गिन ली जाती है और वोट देते हैं। इस तरीके से राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभार ये हो जाता है कि प्रथम चरण में वोट सबके बराबर हो जाए। अगर प्रथम चरण में माना 2 लोगों के वोट बराबर हो गए तो दूसरा चरण होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी तक बस एक बार हुआ है ऐसा, वीवी गिरी के निर्वाचन में। राष्ट्रपति वीवी गिरी के निर्वाचन में ऐसा हुआ है, बस अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है। मैं आपको एकल संक्रमणीय बता चुका हूं, अनुपातिक पद्धति बता चुका हूं। अब देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है। इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष मतदान में राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती। कौन भाग नहीं लेती? जनता भाग नहीं लेती, बल्कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने हुए होते हैं वो भाग लेते हैं। ओके, अब कौन प्रतिनिधि भाग लेंगे जनता के द्वारा, ये भी देखना जरूरी है बहुत। तो निर्वाचन मंडल में जो है लोकसभा, राज्यसभा तथा जितने भी सभी राज्य हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2902 लिख रखा है, 2 यानी दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। विधान परिषद, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन जो थे वो निर्वाचन में भाग नहीं लेते। अब क्यों नहीं लेते? देखो, पहली चीज, विधान परिषद और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन निर्वाचन में भाग नहीं लेते। विधान परिषद के इसलिए नहीं लेते क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद है नहीं। और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य इसलिए नहीं लेते क्योंकि इसे तो खुद, इन 12 को तो खुद राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है, तो जाहिर सी बात है कि जिस राष्ट्रपति ने मनोनीत किया होगा उसे वोट दे देंगे। ये इसलिए नहीं लेते। और लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन, इन्हें भी मनोनीत किया जाता है, तो ये इसलिए नहीं दे सकते। अब आपने देखा कि ये 2 जो लिख रहा है दिल्ली और पांडिचेरी के, ये क्यों दे सकते हैं? तो 69वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। दिल्ली और पांडिचेरी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर विधानसभा का गठन किया गया। और 70वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी को निर्वाचन मंडल में जोड़ दिया गया। मैं एक बात में कहूँ तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य तथा सभी जितने भी राज्य हैं उनके सदस्य, और दिल्ली तथा पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। और कौन नहीं ले सकते? विधान परिषद, राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन, ये निर्वाचित चरण में जो है भाग नहीं ले सकते। ओके, अब आप देखेंगे कि एक एमएलए का वोट की वैल्यू क्या होती है। एक एमएलए के वोट की वैल्यू होती है कुल एमएलए का वोट, जितने भी एमएलए है सबको जितना वोट मिला है,
तथा कुल सांसदों की संख्या का डिवाइडेशन कर दो, एमएलए के वोट की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये संसद है, लोकसभा में 545 सीट है, राज्यसभा में 245 सीट। ये विधानमंडल है, विधानसभा में 29, विधान परिषद में 6, क्योंकि पूरे राज्यों में नहीं है, इसीलिए ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग भी नहीं लेते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत में 29 राज्यों के वोट को मिलाने पर, जितने भी राज्य हैं सबके वोट को मिलाने पर एक एमएलए का जो कुल वोट है वो 54,94,95 मतलब 5,49,495 के लगभग में आता है, जबकि एक एमपी का वोट जो है वो 5,49,498 के लगभग आता है। मतलब एक 3 वोट का डिफरेंस अगर लगभग देखा जाए तो। अब हम देखते हैं कि जमानत राशि क्या होती है निर्वाचन में। 15,000 रुपये जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखे जाते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को 1/6 भाग से कम वोट मिलता है तो उसकी जो जमानत की राशि होती है वो 15,000 वो जब्त हो जाती है, और ये एक बेहद अपमान की स्थिति मानी जाती है। इस तरह हम आर्टिकल 54 को भी पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 54 हमारा क्या था, निर्वाचन। अब हम आर्टिकल 55 को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर को लिखा हुआ है, को आर्टिकल 55 में को यानी कोटा। अब हम राष्ट्रपति का कोटे को देखते हैं। तो राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति के कोटे के कुल की इसकी को वैल्यू को निकालने के लिए क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है। राष्ट्रपति के कोटे की वैल्यू को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कुल बराबर कुल वोट जितना भी वोट पड़ा है बटे में कुल जितने प्रत्याशी है उसमें +1 करके +1 यहाँ पर कर दो। तो राष्ट्रपति के लिए उस व्यक्ति को सफल घोषित किया जाता है जो कुल वेद मतों के आधे से कम एक अधिक हो, मतलब 50% वोट से अधिक प्राप्त करता हो। इसी को न्यूनतम कोटा कहा जाता है। जैसे कि न्यूनतम कोटा बराबर कुल जितने भी वेद मत हैं उनका आधा कर दिया जाए यानी 50% और उसमें 1 जोड़ दिया जाए। ओके, अब हम आर्टिकल 56 को देखेंगे। जैसे कि 55 देख चुके हैं, 56 कह रहा है का यानी कार्यकाल, 56 कार्यकाल। ओके, आर्टिकल 56 में कार्यकाल से संबंधित चर्चा है। इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि पद पहले खाली हो जाए तो नया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए आएगा, ना कि बचे हुए समय के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले कभी भी अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। किसे? उपराष्ट्रपति को दे सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को तत्काल इसकी सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को देनी होगी। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा तो उपराष्ट्रपति का कर्तव्य क्या है कि वो फौरन इसकी तत्काल इसकी सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को दे। ये हमारा आर्टिकल 56 हो गया। आर्टिकल 57 कह रहा है कि यानी दोबारा निर्वाचन। ओके, ट्रिक के हिसाब से चलो, बहुत आसानी से याद होंगे सब आर्टिकल्स। यानी दोबारा निर्वाचन, 57 कह रहा है दोबारा निर्वाचन। ओके, अब इससे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आर्टिकल 57 है, एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए, अभी तक कोई दोबारा निर्वाचित नहीं हुआ, बस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर। आर्टिकल 57 कह रहा है कि एक ही राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है, और अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए हैं बस। ओके, आर्टिकल 58 क्या है, यानी कि योग्यता। 58 यानी कि योग्यता। अब इसे देख लेते हैं आर्टिकल 58 को कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है। आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यता में वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तथा 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। बस यही योग्यता है। अब 59 देख लेते हैं। 59 दशम यानी कि दा से क्या आ रहा है, दशा। 59 क्या है, दशा यानी कि राष्ट्रपति की दशा। अब इसे देखते हैं, और दशा को हम शर्त भी बोल सकते हैं। आर्टिकल 59 दशा या शर्त, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद यानी गवर्नमेंट जॉब वगैरह जो है ये लाभ के पद है। संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य ना हो। संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य ना हो। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसे शपथ लेने से पहले अपने सदन की सदस्यता को त्यागना होगा।
कहने का मतलब पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। अगर वो सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति अगर वो निर्वाचित हो जाता है तो उसे शपथ लेने से पहले उस सदन से सदस्यता को अपनी त्यागना होगा। ओके, अब हम 59 यानी दशा यानी शर्त पढ़ चुके। अब 60 में क्या है, शाह यानी कि शपथ, यानी कि राष्ट्रपति की शपथ। अब 60 को देखते हैं। आर्टिकल 60 शपथ। शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के 30 न्यायाधीशों में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या क्या है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्षमादान शक्ति यानी क्षमा से पहले गृह मंत्रालय की सलाह लेता है। ये जो है किसी की भी सजा माफ कर सकता है राष्ट्रपति, इसकी ये न्यायिक शक्ति है। लेकिन ये ऐसा करने से पहले गृह मंत्रालय की सलाह ले लेता है और ये 5 प्रकार से सजा माफ कर सकता है। कितने प्रकार से? 5। क्षमा यानी कि सजा को पूरी तरीके से माफ कर देना। लघुकरण यानी कि सजा की प्रकृति बदलती है, समय नहीं। जैसे कि 10 साल की कठोर सजा थी तो क्या होगा कि 10 साल की आसानी से सजा दे दी जाए, मतलब कि समय तो वही रहेगा, सजा की प्रकृति चेंज हो जाए। फिर है प्रतिहार। तो इसमें है क्या, इसमें राष्ट्रपति जो है वो समय घटाते हैं लेकिन प्रकृति नहीं घटाते। जैसे कि कहा गया कि 10 साल की कठोर कारावास, तो इसे 5 साल की कठोर कारावास कर देंगे, लेकिन उसकी जो कठोर कारावास है कठोर कारावास ही रहने देंगे, मतलब प्रकृति चेंज नहीं होगी, समय चेंज कर दिया जाएगा। फिर आता है विराम। इसमें कैदी का स्वास्थ्य उचित न होने पर कुछ समय के लिए सजा पर रोक लगा दी जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। फिर आता है प्रतिलंबन। जब राष्ट्रपति फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक देते हैं। यह जो है इसलिए लगाया जाता है ताकि कैदी जो है अपनी दया याचिका की अपील को दायर कर सके। ओके, यहां पर मैंने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ले रखा है, इसे देखते हैं। राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा सेना दोनों की सजा को माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल केवल सिविल कोर्ट की ही सजा को माफ कर सकता है। राज्यपाल मौत और सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति सेना की सजा को भी माफ नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति जो है सेना की हो या सिविल कोर्ट की या फांसी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। राज्यपाल केवल सिविल कोर्ट की सजा को ही माफ कर सकता है। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सेना की सजा को भी माफ नहीं कर सकता। अब राष्ट्रपति की हम सैन्य शक्ति की देख लेते हैं। वो न्यायिक शक्ति थी, ये सैन्य शक्ति देखते हैं। ये तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, यानी जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। देश से युद्ध या विराम की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है किसी भी देश से। अब हम इसकी राजनीतिक शक्ति को देख लेते हैं। राजनीतिक शक्ति में यह है कि ये भारत के राजदूतों को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूतों को भारत आने की अनुमति देता है। आपने सुना होगा कि इंडियन राजदूत किसी विदेश में है या किसी विदेश का राजदूत भारत के अंदर है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति पर ही आते जाते हैं। ओके, मैं इसे दोबारा पढ़ देता हूँ राजनीतिक शक्ति को। यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत आने की अनुमति देता है। विदेश जाने वाले जितने भी मंत्री हैं राष्ट्रपति से अनुमति लेकर ही जाते हैं। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति में राष्ट्रीय आपात यानी कि आर्टिकल 352, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात यानी कि आर्टिकल 360 को देखेंगे। हम एक एक करके देखते हैं। ओके, हम सबसे पहले राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात यानी कि राष्ट्रपति शासन को देखते हैं। वित्तीय आपात को हम बाद में देखेंगे। राष्ट्रीय आपात यानी कि आर्टिकल 352। राष्ट्रीय आपात इमरजेंसी कब लगती है? जब विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति लगाते हैं। 30 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन करना आवश्यक है। यदि लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा के बनते ही 30 दिन के अंदर अनुमोदन करना बहुत जरूरी है। 30 दिन के अंदर अनुमोदन करना जरूरी है। इसे 6 महीने तक लागू अनुमोदन काल को
किया जा सकता है, मतलब इसे 6 महीने तक लागू किया जा सकता है। अनुमोदन काल को अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब अनुमोदन कर करके इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश के बिना इसे लागू कर देता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसे दोबारा पढ़ते हैं। विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाते हैं। 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन करना आवश्यक है। यदि लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के अंदर अनुमोदन करेगी। इसे 6 महीने तक लागू अनुमोदन काल को अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ओके, यदि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश के बिना ही लागू कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है। इसके प्रभाव को देखते हैं। इससे मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं, मतलब 20 और 21 को छोड़कर सब खत्म हो जाते हैं मूल अधिकार। देश का संघीय ढांचा प्रभावित होता है। 352 लगते ही, मतलब कि राष्ट्रीय आपात लगते ही खुद ब खुद 358 लग जाती है, और 358 लगते ही 19 खत्म हो जाता है। आर्टिकल जो 19 है ना वो खत्म हो जाता है। आर्टिकल 19 पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। क्या होता है, दोबारा समझे, 352 लगती है तो 358 खुद ब खुद लग जाती है, और जब 358 लगेगी वहां आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा। और जब आर्टिकल 359 लगेगी तो 20 और 21 को छोड़कर सब खत्म हो जाएंगे। दोबारा देखें इसे, 358 लगेगी तो 19 खत्म, और 359 लगेगी तो 20 और 21 को छोड़कर सब खत्म। इससे क्या होता है कि राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है। संसद राज्य सूची के विषय में 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। अब ये देखते हैं कि ये कब कब लगा है। ये 1962 ईस्वी में चाइना से जो युद्ध हुआ उसमें लगा था पहली बार, और 1971 में बांग्लादेश संकट के दौरान लगा था, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था इंदिरा गांधी ने। अब आपने देखा कि ये 3 बार लगा है, जबकि एक पाकिस्तान से भी जंग हुई है 65 में। तो 65 में क्यों नहीं लगा? ये 65 में इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये 62 में लग चुका था चीन के युद्ध में। इसी दौरान पाकिस्तान से जंग हो जाती है, इसी राष्ट्रीय आपातकाल के ही दौरान, इसलिए लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पहले से लगा हुआ था। ओके, अब हम देखेंगे कि राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356, जब राज्य का संवैधानिक ढांचा जो विफल हो जाता है, मतलब 355 आर्टिकल 355 में कहा गया है कि प्रत्येक संविधान के अनुरूप शासन करेंगे। प्रत्येक जो राज्य की सरकार है वो संविधान के अनुरूप शासन करेगी, मतलब बहुमत की सरकार शासन करेगी। जिस पर बहुमत होगा वही राज्य में सरकार शासन करेगी। आर्टिकल 365 में कहा गया कि केंद्र जो है, राज्य जो है केंद्र के दिशा निर्देशों का कार्य करेंगे, दिशा निर्देशों पर ही कार्य करेंगे। अब देख सकते हैं कि 355 में कहा गया कि प्रत्येक संविधान के अनुरूप शासन करेगी, मतलब कि बहुमत की सरकार शासन करेगी। तो 365 में कहा गया कि राज्य जो है केंद्र के दिशा निर्देशों पर कार्य करेंगे। किसके? केंद्र के दिशा निर्देशों पर। यह है 355 या 365। अगर इन दोनों में से राज्य का उल्लेख करेगा मतलब उल्लंघन होगा, या तो 355 टूटती है मतलब कि बहुमत चला जाता है, या 365 यानी केंद्र के दिशा निर्देश पर राज्य कार्य नहीं करता, तो इस पर राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और राज्यपाल की सूचना पर ये जो शासन लगेगा, ये जो राष्ट्रपति का जो शासन लगेगा, राजकीय आपात लगेगा, ये जो है ये राज्यपाल की सूचना पर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उस कार्य में राजकीय आपात घोषित कर देते हैं। मतलब राज्यपाल की सूचना जो होगी वो मंत्रि परिषद को जाएगी, और मंत्रि परिषद क्या करेगा कि राजकीय आपात घोषित कर देते हैं। इसका अनुमोदन 60 दिन के भीतर करना जरूरी है, आवश्यक है। अगर नई लोकसभा है तो 30 दिन के भीतर वो करेगी अगर लोकसभा भंग है। मैं इसे दोबारा से बताता हूं कि जैसे कि आर्टिकल 355 में कहा गया कि प्रत्येक संविधान के अनुरूप शासन होगा, मतलब बहुमत की सरकार शासन करेगी। और वहीं पर 365 में कहा गया कि राज्य केंद्र के दिशा निर्देशों पर कार्य करेंगे। अगर होता है कि बहुमत चला जाता है यानी 355 खत्म, या फिर केंद्र के दिशा निर्देशों पर राज्य कार्य नहीं करते यानी कि 365 का उल्लंघन करते हैं, तो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर वहां पर राजकीय आपात घोषित कर दिया जाएगा।
और इसका जो अनुमोदन है वो 60 दिन के भीतर करना आवश्यक है। अगर लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के अंदर अनुमोदन करेगी। 6 महीने कर इसे 3 साल तक लगाया जा सकता है, मतलब बढ़ा सकते हैं। पहली बार जो इसे लगाया गया था राष्ट्रपति शासन, वो पंजाब में यानी पेप्सू में लगाया गया था, 1952 में लागू किया गया था। तब होता क्या है कि इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव ये होता है कि जो राज्य की जो सारी शक्तियां होती है वो राज्यपाल के हाथों में चली जाती है और मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाता है, मतलब मुख्यमंत्री के पास कोई शक्ति नहीं बचती। राज्य की विधायी शक्तियां जो है वो सांसद के पास चली जाती है, राज्य की जो विधायी शक्तियां होती है वो संसद के पास चली जाती है। राज्य का जो बजट है वो संसद में प्रस्तुत होता है। इस दौरान हाईकोर्ट में जो कार्य होते हैं वो प्रभावित नहीं होते, मतलब हाईकोर्ट को कोई मतलब ही नहीं होता इससे। वो हाईकोर्ट जो अपना पहले की तरह कार्य करता था वो ऐसे ही करता रहता है। तो इस तरीके से आपने आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपात पढ़ा, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 पढ़ा। अब देखेंगे कि वित्तीय आपात 360, वित्तीय आपात 360 ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लगाते हैं। कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की। दोनों सदनों से ये 60 दिन के अंदर इसका अनुमोदन करना जरूरी है। यदि नई लोकसभा जो है, यदि लोकसभा जो है अगर भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन में इसका अनुमोदन करेगी। इसे जब तक संसद नहीं हटाती ये लगा रहता है, जब तक संसद इसे हटाएगी नहीं ये लगा रहेगा। इसका प्रभाव क्या होता है कि राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष कर्मचारियों के वेतन काट लिए जाते हैं, सरकारी खर्च में कटौती कर दी जाती है, टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है कि राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर, मतलब खाली राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष जितने भी कर्मचारी हैं सबके वेतन काट लिए जाते हैं। सरकार खर्च में कटौती करती है और टैक्स को बढ़ा देती है। लेकिन हुआ क्या है कि ये भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि भारत में एक ऐसी स्थिति आई ही नहीं है जो लागू करे इसे। अब मैंने यहाँ पर राष्ट्रीय आपात 352 लिख रखा है, राजकीय आपात 356 लिख रखा है और वित्तीय आपात 360, यानी कि ये आर्टिकल्स हो गए। अब इसका अनुमोदन और नई लोकसभा, राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन 30 दिन के अंदर करना जरूरी है और राजकीय आपात का 60 दिन के अंदर और वित्तीय आपात का इसका भी 60 दिन के अंदर। अगर लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा कितने दिन में करेगी? तीनों का 30-30 दिन में। ओके, हमने पहले राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति पढ़ी थी। अब देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति। कौन सी? विवेकाधिकार शक्ति। इसका प्रयोग राष्ट्रपति इच्छा अनुसार करते हैं। राष्ट्रपति इसका जो प्रयोग है वो इच्छा अनुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा में त्रिशंकु हो जाने पर किया जाता है। जब लोकसभा में त्रिशंकु हो जाता है, मतलब इसका मतलब क्या त्रिशंकु का? जब किसी को भी बहुमति ना मिले, जब किसी को बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति इसका प्रयोग, विवेकाधिकार का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं और 30 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध करने को मौका देते हैं उसे कि आप 30 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध करो। यदि बहुमत सिद्ध हो जाता है तो वो प्रधानमंत्री बना रहता है और अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता तो दोबारा से चुनाव हो जाता है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति की वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है? किसी विधेयक को रोकने की शक्ति को हम वीटो शक्ति या वीटो पावर कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। माना कोई विधेयक बना है, संसद से पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास साइन करने को जाता है, तो राष्ट्रपति के पास साइन करने को जाता है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी पावर 3 तरीके से दिखा सकते हैं। वीटो पावर कितने प्रकार की होती है? 3 तरीके की, अत्यंतकारी, निलंबकारी और जेबो वीटो या पॉकेट वीटो। ओके, जैसा कि हमने बोला कि वीटो होती क्या है? किसी विधेयक को रोकने की शक्ति वीटो पावर कहलाती है। अत्यंतकारी, निलंबकारी और जेब या पॉकेट वीटो। अब हम देखते हैं कि अत्यंतकारी क्या होती है। इसमें राष्ट्रपति पूरी तरह रद्द कर देता है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति पूरी तरह रद्द कर देता है, यह अत्यंतकारी होती है। लेकिन अब ऐसा करना समाप्त हो चुका है, मतलब इसे अत्यंतकारी वीटो पावर को खत्म कर दिया गया है, ये समाप्त हो चुका है। इसके बाद आता है निलंबकारी। निलंबकारी में होता क्या है कि राष्ट्रपति विधेयक को एक पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं कि इस पर दोबारा विचार करें, पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं। और पॉकेट या जेबी वीटो में होता क्या है कि जब राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो हस्ताक्षर करें, ना तो अपने साइन करें और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए, बल्कि उसे अपने पास ही रख ले। माना कि कोई विधेयक बन के आया, उस पर राष्ट्रपति को अगर
स्वीकार करना है तो साइन करेगा या फिर पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ना तो साइन करता है ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है, बल्कि अपने पास रख लेता है, मतलब पॉकेट में रख लेता है एक तरीके से। तो इसलिए इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। ऐसा पहली बार क्या अभी तक एक ही बार हुआ है, डाक संशोधन अधिनियम 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने यूज किया था इस जेबी वीटो को। ओके, अब देखते हैं राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्ति। इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के समय नहीं चलाया जा सकता। कहने का मतलब ये, पैसों का तो मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन जो फौजदारी यानी क्रिमिनल मुकदमा होगा वो इसके कार्यकाल के समय नहीं चलाया जा सकता। कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है तो उस पर दीवानी मुकदमा तो चलाया जा सकता है, लेकिन फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर वो पद से उतर जाता है तो उसके बाद फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा सकता है। जैसा कि ये लिखा हुआ है कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार देता है ना, आर्टिकल 14 कि सब बराबर है, लेकिन ये इसका उल्लंघन है। राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में महाकुलाधिपति होता है। राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विद्यालय, मतलब जो देश के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटी है उनका महाकुलाधिपति होता है राष्ट्रपति। ये हम 60 तक पढ़ चुके थे शपथ। इसके बाद हम देखते हैं 61 यानी कि महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में। ओके, अनुच्छेद 61 कहता है कि महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। महाभियोग जो शब्द होगा वो केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होगा। ओके, ये जो प्रक्रिया है ये यूएसए के संविधान से ली गई है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ये जो शब्द है महाभियोग किस पर होगा? केवल राष्ट्रपति पर। और ये कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। किसी भी सदन से महाभियोग प्रारंभ हो सकता है, लेकिन जिस सदन से महाभियोग प्रारंभ करना है उस सदन का 1/4 या 25% सदस्य अनुमोदित करेंगे। अनुमोदन मिलने के बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करेगा। मतलब सबसे पहले क्या, 1/4 जो सदस्य हैं, जिस सदन, माना कि लोकसभा से हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे, ये किसी भी से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी, लेकिन मैं मानता हूं कि माना कि लोकसभा से हो रहा है तो होगा क्या, 1/4 सदस्य इसे अनुमोदित करेंगे, मतलब सिफारिश करेंगे। और सिफारिश होने के बाद 2/3 से यानी कि विशेष बहुमत से महाभियोग पारित होगा। यदि एक सदन महाभियोग पारित कर देता है तो दूसरा सदन में भेजने से पहले 14 दिन पहले इसकी जानकारी राष्ट्रपति को दी जाएगी। इसकी जो सूचना है राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए 14 दिन पहले। इसे एक बार और समझाता हूं। माना कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाना वो किसी भी सदन से चलाया जा सकता है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो। तो माना मैं मानता हूं कि लोकसभा से चालू किया हमने, तो वहां पर लोकसभा में 1/4 या 25% सदस्य सिफारिश करेंगे, यानी कि अनुमोदन करेंगे। सिफारिश कर दी तो उसके बाद क्या करेंगे कि 2/3 के विशेष बहुमत से महाभियोग को पारित करेंगे। यदि लोकसभा में या किसी भी सदन में ये पारित हो गया तो किसी दूसरे सदन में भेजने से, माना कि लोकसभा में पारित हुआ तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, तो राज्यसभा में भेजने से पहले 14 दिन पहले इसकी जानकारी राष्ट्रपति को दी जाएगी कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे महाभियोग चलाया जा रहा है और इसे राज्यसभा में, या राज्यसभा से चालू हुआ तो लोकसभा में भेजा जा रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। 19 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति पद के 14वें चुनाव में, कौन से 14वें चुनाव में, श्री प्रणब मुखर्जी को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया था। 13वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी सिंह। कौन सी? 13वें नंबर की। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में अंतकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ था। अंतकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ था। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को पराजित कर दिया था।
नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और राष्ट्रपति भी थे। भारत में कार्यकारी परिषद के रूप में वीवी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद आए। कार्यकारी का मतलब होता है जब कोई चला जाए, एक अपने समय को मतलब के अपने कार्यकाल को छोड़कर चला जाए। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक की मृत्यु हो गई थी तो इनका कार्यकाल बच गया। तो ऐसा कार्यकारी राष्ट्रपति कौन आए इनके बाद? वीवी गिरी। और वीवी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद कौन आए? एम हिदायतुल्लाह। और बीडी जत्ती को कब आए? जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी आए, हिदायतुल्लाह आए और बीडी जत्ती आए। ओके। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 62 तक। एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति का पद छोड़कर, क्या कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर, मतलब के कहने का मतलब ये सबसे कम अवधि के 1 वर्ष 11 महीने। मैं ये बोल सकता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा लंबी अवधि के रहे, यानी कि 1950 से 62 तक 12 साल रहे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सबसे कम अवधि के लिए रहे, 1 वर्ष 11 महीने तक। ओके। राष्ट्रपति पद के लिए अब तक कुल 14 चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन ये वीडियो बनाते वक्त हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे आप वीडियो देखें तो ये 15वां भी हो जाए, 16वां भी हो जाए, 17वां भी हो जाए, आगे भी जा सकता है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है सीधे सीधे कि श्री प्रणब मुखर्जी क्रमांक के अनुसार भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। कितने? 2 बार। तो व्यक्ति के क्रम के अनुसार तो ये 13वें हो गए और चुनाव के आधार पर 14वें हो गए प्रणब मुखर्जी। ओके। कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को यदि लिया जाए तो अब तक कुल 16 व्यक्तियों ने राष्ट्रपति पद का ग्रहण किया है। जैसे कि कोई मर गया, उसके जगह पर कोई दूसरा आया राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति तो डबल हो गए ना। फिर जो मरा वो भी राष्ट्रपति बना और जो कार्यवाहक आया वो भी राष्ट्रपति आया। तो इस तरीके से 16 व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, लेकिन ये आगे भी जा सकता है ये आंकड़ा। संविधान सभा में अपनी अंतिम बैठक यानी 14 जनवरी 1950 में निर्विरोध रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। कब से? 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव तक। ओके। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। किस किस का निधन जो है उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। भारतीय गणतंत्र में यानी 1982 ईस्वी में भारतीय गणतंत्र में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम उम्र के कौन राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर वीवी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई थी। वे सबसे कम मतों का अंतर यानी कि 50.2% से जीतने वाले राष्ट्रपति भी थे। मैं पहले कह चुका हूं कि द्वितीय चरण की गणना जो हुई थी, द्वितीय चरण की गणना किसमें हुई थी? वीवी गिरी के उसमें। क्यों हुई थी? क्योंकि उम्मीदवारों के मत बराबर बैठ रहे थे और बहुत कम मतों से के अंतर से जीत हासिल हुई थी। जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है कि 50.2% से जीतने वाले राष्ट्रपति थे। ओके। अब हम देखते हैं कि एम हिदायतुल्लाह को। एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण स्वीकार किया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा न्यायाधीश है ये जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण किया। कौन? एम हिदायतुल्लाह। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्याग कर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। मतलब वीवी गिरी जो थे, जिस समय इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर पहले से थे।
तो उन्होंने पद को त्याग कर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। अब ये पॉइंट और देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति का सरकारी आवास जो है वो राष्ट्रपति भवन कहलाता है। 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। इसकी डिजाइन जो है ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने की थी। इस सारे हमने पॉइंट ऑफ व्यू को देख लिया है। हमारा राष्ट्रपति का जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरा चैप्टर चलेगा। ओके, राष्ट्रपति का कहाँ से लेके कहाँ तक था? 52 से लेके 61 तक। हमारी ट्रिक क्या थी? पकानी कोका दियो दशम। ओके, एक बार रिवीजन करें, अच्छे से याद हो जाएगा।